अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी कैसा लग रहा है, पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननन जी बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी, आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननन जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है।
ननंद की सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है। मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। कि ना आपको क्या, आप तो प्रैक्टिकल है, आप तो किसी हुस्न परी से शादी करनी है। देवर भाभी की इमोशनल ड्रामे का शिकार हो जाता है और मान जाता है शादी के लिए। ऐसे ही सब लड़की से मिलने जाते हैं और लड़की पसंद आने पर जेठानी देवर और देवरानी की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद एक नंबर की गंवार। अब देखो रूपाली, मुझे जॉब के लिए देर हो रही है। एक काम कर दो मेरा, कल पहनने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज से ना मेरे पहनने वाले सारे कपड़े तुम धो दिया करना, ठीक है? देवरानी जो जेठानी के सारे हुक्म किसी आका की तरह माना करती, वहीं जेठानी भी अपने गेम को खुल कर खेल रही थी। शाम को, अरे बहू, मेरे लिए जरा एक कप चाय बना कर लाना। रूपाली, माँ जी को एक कप चाय बना कर दे दो। लेकिन भाभी मैं तो। प्लीज रूपाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जी ठीक है। अच्छा हुआ मैं अपने लिए एक घरेलू देवरानी ढूंढ कर लाई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मुझे बस जॉब का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर के काम तो प्यारी प्यारी देवरानी संभाल लेती है। वाह जी वाह, कितनी समझदार हूँ मैं। लेकिन दिन एक से नहीं होते। जो नया होता है वो एक दिन पुराना हो जाता है और वो रंग सामने आता है जो उसका असली रंग होता है। और फिर रूपाली, जरा मेरा फोन पास करना। और वो फोन में चार्जिंग नहीं होगा, मेरे बैग में चार्जर रख देना। और हाँ, बस जितने दिन की ऐश थी जेठानी साहिबा की, वो खत्म और देवरानी का असली चेहरा बाहर। क्यों दीदी, आप क्या कर रही हो? बैठी ही तो हो। और दीदी, ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, वैसे भी ऑफिस में भी तो काम करती होगी ना, हैं? हाय रे, ये क्या, सत्ता तो अभी तो बनी थी, आक्रमण हो गया और पूरा ख्वाबों का किला धुस। ओए सुन, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, गंवार कहीं की। मैं ना होती तो किसी गांव के घर में चूल्हा फूंक रही होती। ओए होए, ये मुंह और मुख की दाल, मैं कहाँ बैठी होती ये आपको ज्यादा पता है। मेरी सुंदरता और गुणों की चर्चा 7 समंदर पार तक थी, तो मैं कहाँ होती ना, इसकी चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। अगले दिन, अरे माँ, ये देवरानी साहिबा कहाँ है? उठी नहीं है क्या अभी तक? अरे वो है कहाँ, वो तो सुबह के बस से ही गांव चली गई। और हाँ, वो बात कर ही रही थी कि सामने से जेठानी का फोन आ जाता है। सुनिए दीदी, मैं ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मेरी बस का टाइम हो गया है, इसलिए मैं कपड़े और बर्तन धो कर नहीं गई हूँ, इसलिए वो काम आप ही कर लेना। और हाँ, सासू माँ का ना अच्छे से ख्याल रखना, कमाई के चक्कर में ना हवाई मत हो जाना। हाय रे, जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों नहीं करके गई हो? और माँ जी ने हाँ बोला था क्या जाने के लिए? और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि जाऊं या नहीं। माना भाभी, बहुत गर्मी है, लेकिन ये क्या कि आप अपना मानसिक संतुलन ही छोड़ देती हैं। अरे बकवास करने की भी हद होती है भाभी। अच्छा, तो तुम वापस आओ, काम पूरा करो और फिर जहां जाना है जाओ। सास सब सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जेठानी ने किस मकसद से देवरानी की शादी इस घर में करवाई है। फिर एक रोज जब देवरानी वापस आती है तो, माँ जी, मेरे ना होने पर लग रहा है कि नाश्ता खाना आपने सब छोड़ दिया था, कैसी पतली हो गई है इतने दिनों में। अरे कौन देगा मुझे खाना, वो तो नौकरी करती है, तू भी किसके भरोसे छोड़कर चली गई मुझे। अरे क्या करती माँ जी, माँ की तबीयत खराब थी ना तो गई थी, वरना नहीं जाती। वैसे भी ना माँ जी, भाभी को भी अब थोड़ा काम करना चाहिए, हम कौन सा उनके पैसे रखते हैं, अरे घर उनका भी तो है ना। ये बोलकर गांव से सफर करके जो लड़की आई, वो तुरंत सास को खाना देने के लिए किचन में घुस गई। तभी जेठानी, अरे आ गई हो तो चाय भी बना दो, और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी कर दो, मैं पैक करके भी ले जाऊंगी। सास को गुस्सा आता है, देख बड़ी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो, छोटी ही काम करती रहे ये ठीक नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, मैं कमाती हूँ, मैं घर का काम नहीं कर सकती, ये इस गंवार से करवाओ, वैसे भी घर के काम तो छोटे लोग ही करते हैं। तभी देवरानी आ जाती है। माँ जी,
आप ना परेशान ना हो, मैंने शाम के खाने के लिए एक छुट्टी लोग जैसी नौकरानी रख ली है। सुबह का मैं बनाऊंगी और रात का या तो भाभी या तो वो नौकरानी, और नौकरानी के पैसे तो भाभी समूह लेकर रह गई। कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुई कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज। मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, यह तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है। हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई, पर उसे ये कहाँ पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो? खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाहवाही पूरे घर में हो जाएगी। मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी, ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी, ए ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है, पर उसे रसोई घर की चीज़ों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीज़ें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है, ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू 7वें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो, खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी।
ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और 2 आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी, इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में, उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते
चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया। बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो, सुबह के 10 बजने को हैं और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दे। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो,
लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप बाबा, आप रुक जाइए, मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आ पाएगा। तभी बहुत तेज आंधी तूफान चलता है। अरे देखो, जरा देखो कितनी तेज तूफान चल रहा है। अरे महेश बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर तिरपाल तो लगा कर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी तिरपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। महेश के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर बारिश की वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान महेश, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंटें रख देनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि तिरपाल उड़ गई। चल चल मेरे साथ चल, अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। देवेश इतना बोल ही रहा था कि घर के अंदर वाकई छत से पानी टपकने लगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं जल्दी से। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर तिरपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर न जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। महेश इतना कहकर अच्छे से ईंट से तिरपाल को दबाने लगता है, जिससे छत ढक जाती है और झोपड़ी में पानी टपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसी के चलते हुए बेचारे दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह भीग जाते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है, बाहर घर में चलते हैं। चलो, बरसात में मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए। जब दोनों बाप बेटा घर के अंदर आ जाते हैं तो मेघा उन्हें सूखा कपड़ा देती है और अपना शरीर पोंछने के लिए कहती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। मेघा के दिए हुए कपड़े दोनों पहन लेते हैं। तभी बीमार शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई मेघा से कहती है, अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। मेघा अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंटें लाकर घर के अंदर ही छोटा सा चूल्हा बना लेती है और उसी पर खाना बनाना शुरू करती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। पिताजी, खाना बनाना भी तो बहुत जरूरी था। मेघा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। वो खाने में नमक मिर्च वाले चावल ही बना पाती है। माँ उठो, ये लोग खाना खा लो। शकुंतला मेघा के हाथों से खाना खाती है। शकुंतला के पूरे शरीर को पैरालाइज हुआ था, जिसके कारण ना तो वो हिल सकती थी और ना ही वो उठ सकती थी। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। हम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। इस गरीब झोपड़ी के अंदर हम कैसे कैसे दिन देखते हैं। कोई बात नहीं माँ, बच्चे समय के अनुसार बड़े होते हैं, लेकिन मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस कदर लाचार हो गई हूँ कि तेरे सर पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। शकुंतला की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेघा उसके आंसू पोंछकर अपनी मां को हौसला देती है, जिसके बाद वो अपने भाई और पिता के साथ बैठकर खाना खाती है। बारिश होती ही रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। आधी रात के समय जिस तरफ शकुंतला का बिस्तर होता है, वहां पर पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। मेघा, लगता है सो गई। अब मैं क्या करूं? ये पानी तो धीरे धीरे टपकता ही जा रहा है। शकुंतला रात भर अपने ऊपर टपकते हुए पानी को ऐसे ही झेलती रहती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसके पूरे शरीर में बुखार फैल जाता है। अरे ये क्या माँ, आपको तो बहुत ही बुखार हो गया है। रात भर ये झोपड़ी की छत टपकती ही रही,
मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे तक आवाज नहीं गई। ये सुनकर मेघा को बहुत अफसोस होता है। वो सूखे कपड़ों पर अपनी माँ को सहारा लगाकर लिटा देती है और उनके कपड़े भी बदल देती है। लेकिन तभी अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है। अरे अरे ये क्या हो, यहाँ तो पानी भर रहा है। अरे लगता है गांव में बाढ़ आ गई है। अरे हम लोग क्या करें? अरे बेटा महेश, अरे भाई अपनी माँ को कंधे पर उठा, नहीं तो हम सभी बह जाएंगे। अरे पानी में कोई जुगाड़ करता हूँ बेटा। देवेश फौरन घर के बाहर जाता है। जहाँ वो आसपास देखता है उसे एक रेडी दिखाई देती है। देवेश उसे लेकर आता है, जिस पर शकुंतला को लिटा देता है। अरे चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा है, हमें अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पानी में हम डूब जाएंगे। तभी अचानक से उनकी झोपड़ी पानी में डूबकर बह जाती है। हमारी चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा न दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते। झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ।
गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी माना तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया, तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं तुम उसी तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहाँ से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मर्चू और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मर्चू पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मर्चू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मर्चू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मर्चू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मर्चू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मर्चू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो।
और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा।
और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया। पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? आई बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से यह मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी मम्मी जी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो,
अपने आप को ज़्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी। बढ़िया आई, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी देखिए ना, शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, खूब खाओ। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ।
तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है, और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है, और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता। 10वीं पास बहू। काजल की शादी सुमित के साथ हो गई। काजल के माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई 9th क्लास के बाद हो नहीं पाई, क्योंकि काजल को उसके मामा जी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल के अच्छे नेचर और उसकी सुंदरता को देखकर सुमित को वो पसंद आ गई और सुमित ने काजल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन लाखों में एक है। सही कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी अपनी बहू से बड़े परेशान हैं। उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। अरे लेकिन हमारी काजल, वो तो हमारा खूब कहा मानती है और घर का काम भी कितने अच्छे से करती है। सही कहती है मम्मी। पहले मुझे भी लगता था आजकल के जमाने में सिर्फ 9th क्लास पास लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन घर उसने कितने अच्छे से संभाल लिया है। अब बेटा, पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी काम तो अच्छा ही करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे ऑफिस के दोस्त और उसकी वाइफ घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकर आओ तुम्हारे दोस्तों को। शाम के वक्त। काजल, ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग समवेयर? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि क्या तुम कहीं पर जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? जॉब? आपका मतलब नौकरी ना, लेकिन वो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करवाना चाहते? अरे नहीं नहीं दोस्त, वो बात नहीं है। एक्चुअली काजल सिर्फ 9th पास है ना, इसलिए। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? सुमित, आजकल के जमाने में और सिर्फ 9th पास? आजकल तो गांव की लड़कियां भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती है। काजल, क्यों पढ़ाई नहीं की तुमने? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई जी। सुमित को अपने दोस्तों के सामने बहुत अजीब लगता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और उसकी बीवी सिर्फ 9th पास है, लेकिन वो काजल को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो काजल से कुछ नहीं कहता। लगता है इनको इनके दोस्त के सामने बहुत अपमान जैसा महसूस हो रहा है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास करना तो बहुत ज़रूरी लगता है। अगले दिन। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी जी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, दरअसल मैं ना 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ, 10वीं पास करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, अब घर के इतने सारे काम, जिम्मेदारियों के बीच तुम 10वीं की पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी, मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए ना जी। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुश होते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद। मम्मी, क्या आपने सच में खुश होकर काजल को आगे की पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? मेरा मतलब है, वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम, जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अरे देखो बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है, अब उसने हमसे परमिशन मांगी थी तो हम कैसे मना कर देते। और वैसे भी एक बार एग्जाम देने दो, उसका मन रह जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, अब शादी के बाद 10वीं की परीक्षा पास करना आसान होता है क्या? अरे कुछ हो या ना हो, पर अगर हम मना कर देते तो उसे बुरा लग जाता ना। हाँ वैसे आपकी बात तो ठीक है। मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कुछ होगा तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल सी बात है। 1 महीने के बाद। मम्मी जी, मुझे 10वीं का एग्जाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों चीजें नहीं हो पा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। काजल के जाने के बाद। मैंने कहा था ना, इसे अपने मन की कर लेने दो। हम मना करते तो बेकार में बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, पढ़ाई तो वैसे ही नहीं कर पाएगी। सही कहती हो तुम, लेकिन मुझे लगता है कि बहू का 10वीं पास करने का बहुत मन था। मम्मी, उस दिन जब मेरे दोस्त घर पर आए थे ना, तो मैंने काजल का चेहरा देखा था। वो बहुत उदास हो गई थी, शायद उन लोगों के सामने खुद को काफी नीचा महसूस कर रही थी। अरे लेकिन बेटा, हमने तो परमिशन भी दे दी ना। अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियों के चलते कैसे सबको संभालेगी। बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे ना हालातों से डर लगता था, ना ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता, जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। ओ बेटा मोहन, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है मोहन, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा, किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे मोहन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा, ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोला, अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र,
थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहाँ से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुँचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा। मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियाँ लाने जंगल चला। घमंडी चूहा। चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लग गई, यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर की मौसम का पता ही नहीं चला। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। बंटी चूहा और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते उस जूते के बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर, क्यों? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत ही नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है।
उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सभी जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है।
अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से ना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी ये कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा, हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो, अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को झाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं, पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव होगा
और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा, हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं।
खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव के राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाए? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है। लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी।
इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से लॉकडाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल। जिनके घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऑफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इससे गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मजा आएगा। शिविन, ओ शिविन, महाराज उठने के लिए क्या 21 तोपों की सलामी लेंगे? अरे बिस्तर से बाहर निकल, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? दिख नहीं रहा मेरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब कैमरा और स्पीकर ऑन कर रहा हूं, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। इस पर जैसे ही रोहन लैपटॉप का कैमरा और स्पीकर ऑन करता है तभी कुकर की सीटी बजती है। करा लो अब इसे चुप। लॉकडाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। दोनों बाप बेटे ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है। ओ आलसी, अब अगर 5 मिनट में नहीं उठाना तो आज तेरा गेम और यूट्यूब कैंसिल। माँ की बात सुनकर शिविन बिना 1 मिनट गंवाए उठ खड़ा होता है। उठ गया, अभी नहाकर भी आता हूँ। ये नाटक कहीं और, मुंह पर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ। शिविन की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गीता उसे वहां बिठाकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे में वापस आती है। हाय राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था, कैमरा ऑफ करके बिस्तर पर नाचने के लिए नहीं बोला था। मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बाद में पढ़ा देना ना, वैसे भी अटेंडेंस तो लगी गई है। हाँ बेटा, जरूर बन जा, तू अभी से हम सबका बाप बन जा। अरे नहीं मतलब कहाँ से लाते हो इतना दिमाग, और पढ़ाई करते हुए ये चला कहाँ जाता है? नाइस क्वेश्चन, दिमाग से पूछकर बता दूंगा। शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो कमरे से बाहर भाग जाता है। अब शिविन आगे और गीता हाथ में चप्पल पकड़े उसके पीछे पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं। इसी बीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को मारने वाली चप्पल रोहन के लैपटॉप पर जाकर गिरती है। ओए माँ! मम्मी, अब पापा को चप्पल मार रही हो? वो आज तक के रिपोर्टर, चुपचाप जाकर क्लास अटेंड कर ले, नहीं तो अगली तेरे पीछे लगेगी। इस पर शिविन वहां से चला जाता है, जिसके बाद रोहन गीता से कहता है, इस सर्कस के लिए कुछ बोलना चाहोगी? अरे क्या करूं, जब से तुम दोनों घर में रहने लगे हो, घर अपने आप ही सर्कस बन गया है और मैं तुम्हारी नौकर। कभी बेटी को संभालो तो कभी बाप के नखरे उठाओ। इन्हीं सब उथल पुथल में दिन बीतते रहते हैं, जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सियप्पा खड़ा मिलता है, जो ज्यादातर शिविन और रोहन की ऑनलाइन स्कूल और ऑफिस से रिलेटेड ही होता है। एक सुबह, शिविन चल उठ, आज की क्लास जल्दी है। कैमरा ऑफ करके आप अटेंड कर लो। अरे ऐसे छित्तर पड़ेंगे, दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी। गीता की लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तेमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है। रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? हाँ, मैं गरीब हूँ। अरे ओ गरीब के बेटे, आजा, मैं बनाती हूँ तुझे गरीब। मैं बताती हूँ रसोड़े में कौन था। पढ़ाई करने बोलो तो इनकी माँ मर जाती है, और ये पागलपंतियां जितनी मर्जी करा लो। गीता शिविन को डांट रही होती है, तभी रोहन बीच में बोल पड़ता है। अरे बच्चा ही तो है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बेटे का साथ देने की इसी एक कोशिश में अब शिविन के साथ साथ रोहन भी गीता के गुस्से की सूली पर चढ़ जाता है। अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे क्लास अटेंड क्यों नहीं कराते? इसका होमवर्क क्यों नहीं कराते? उस समय तो बहुत जल्दी मीटिंग आ जाती है। वो काम मैं करूं और यहाँ इस बेफिजुली की चीज में तरफदारी करके बन जाओ महान। हे भगवान, कोई तो इनके ऑफिस और स्कूल खुलवाओ, मैं इन्हें और घर में नहीं सह सकती। अरे कुछ और मांग लेती, क्योंकि तुम्हारी ये विश इस साल तो पूरी होने से रही, कोरोना। हाय, नास बेटे ने जिंदगी ही बर्बाद कर दी।
खाए कोई पचाए कोई, कल मुझे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी। उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। गीता वहां। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा वैसे कितने का बिल बना है? ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंस